नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चेतना। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हर शनिवार का रहता है आपको इंतजार, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो आपको ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें आप सीधे डॉक्टर साहब से संवाद स्थापित कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर सवाल करने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इंतजार नहीं करना होगा आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब हमने इनको बताया है कि क्या कुछ मौका है, आप फायदा उठाएं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ सवाल मेरे पास भी हैं, तो उन पर मैं चाहूंगी कि कुछ चर्चा हो जाए, विमर्श हो जाए। मौका आ रहा है जून का ये महीना, जिसे हम पिछले कुछ सालों से जान रहे हैं योग को लेकर के। यानी कि जून का महीना आते ही हमारा ध्यान आ जाता है योग पर, किस तरीके से साधना का लाभ उठाया जाए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है 21 जून को। लेकिन ये जो माहौल चल रहा है, यानी कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों की जो नियमित दिनचर्या है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, और ऐसे में उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो उत्सव हम मनाते आ रहे हैं, इस साल क्या किया जाए, इस साल किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस साल क्या कुछ खास कर सकते हैं इस दिन को लेकर। नंदिनी जी, मैं 2 सलाह दूंगा अपने दर्शकों को। जी। कोविड-19 के पीरियड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोविड-19 के पीरियड के बाद में भी और पहले भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन यौगिक आसन माने जाते हैं, जिनमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, लाभ ही लाभ मिलता है। केवल 5 से 10 मिनट खर्च करके हम अपनी इम्यूनिटी को, हम अपनी शरीर की रेजिस्टेंस पावर को उतना बढ़ा सकते हैं जितना हमारे दीर्घायु के लिए, हमारे निरोगी जीवन के लिए, हमें रोग मुक्त रखने के लिए आवश्यक है। जी। दूसरा मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप 5 से 10 मिनट रोज यौगिक आसनों को अपने जीवन में जरूर उतारें। ज्यादा आसन घंटों 1.5 घंटे करने का जरूरत नहीं है। आपको अगर आरोग्यता के लिए आसन करना है, आपकी कोई बीमारी, कोई समस्या है, तो उसके निदान के लिए आसन करना है, और भविष्य में आप बीमार ना हो, इम्यूनिटी बढ़ी रहे, शरीर के आंतरिक अंग मजबूत रहें। तो इन सब के लिए नंदिनी जी व्यवहारिक रूप से 4-5 आसन योगाचार्य लोग बताते हैं। जी। और देखिए, इम्यूनिटी के, हाँ जी, 1 मिनट के अगर 5 आसन है तो आपको कितनी देर लगेगा? 7-8 मिनट। तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि वक्त किसके पास है इसके लिए, तो अब ये बहाना भी नहीं चलेगा। योगासन की बात आप कर रहे हैं, और आजकल अब दौर चल रहा है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि जो समय चल रहा है, जो संकट काल है कोरोना को लेकर के या किसी भी बीमारी को लेकर के, तो इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन योगासन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आप बताते हैं कि योग अलग है और आसन अलग है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये क्लियर करें, क्या है योग और आसन, क्या ये वाकई में अलग है, और अगर अलग है तो जरा समझाएं। नंदिनी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात पूछी। आम तौर से लोग योग, आसन, इनको एक ही समझते हैं। जी। देखिए, योग भारतीय शट दर्शन का एक अंग है, योग दर्शन। तो योग के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर हमारे बीच आ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं। जी, नाम बताएं और सवाल करें। हाँ, मेरा नाम तो मोहित है। मैम ये पूछ रहा था कि इसके लिए कोई, आपने जो योगा के लिए बताया था, इसके लिए कोई प्रीशियस टाइम है कि हम किसी भी टाइम कर सकते हैं योगा? तो इसलिए मुझे पूछना था मैम, प्लीज। जी। देखिए, यौगिक क्रियाएं, विशेषकर यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक आसन और प्राणायाम का अभ्यास प्रातःकाल खाली पेट सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन जिनके पास वक्त नहीं है, वो सायंकाल भी लगभग 1 से 1.5 घंटे की फास्टिंग रखते हुए इन यौगिक आसनों का, यौगिक क्रियाओं का जो गुरु ने निर्देश दिया है, उसके अनुसार उनका अभ्यास कर सकते हैं और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी।
तो देखिए, समय को लेकर के कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया है, यानी कि सुबह उठना बेस्ट है। लेकिन अगर अभी आपका नियम नहीं बन पा रहा है, अभी उससे बहुत दूर हैं आप, तो बहुत सरल तरीका बताया कि 1.5 घंटे की फास्टिंग काफी है, उसके बाद किया जा सकता है शाम के समय भी। लेकिन आप बता रहे थे कि योग और आसन में फर्क। जी, तो योग षड्दर्शन का एक अंग है और अपने आप में एक कंप्लीट भारतीय वेद है। जी, इसको, इसकी महत्वता को, इसकी उपयोगिता को हमारे आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि योगियों ने सर्व सहमति से स्वीकार किया है और समाज को इसका जबरदस्त फायदा दिया है। जी, तो योग के बारे में भगवान पतंजलि कहते हैं योगा अथ योगानुशासन। जी, जी, मतलब हम किसी भी अच्छे मार्ग पर एक नियम के साथ, एक कानून के साथ, एक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ें और सफलता दर सफलता बढ़ते जाएं, यही मार्ग योग का मार्ग। जी, भगवान पतंजलि और कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। नंदिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि योग का मार्ग केवल गेरुए वस्त्र में नहीं है जी, कि गेरुए वस्त्र पहन के हिमालय पे चले गए। योग, भगवान पतंजलि क्या कहना चाहते हैं? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग का जो मार्ग है वो मार्ग है जिस मार्ग में हम अपने मन के भटकाव को, मन की चंचलता को समाप्त करके पूरी मानसिक ऊर्जा को एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं। लक्ष्य वो चाहे पढ़ाई का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे कोई नौकरी का हो, चाहे कोई समाज के दूसरे अन्य कार्यों का। हम ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, पूरी मानसिक एकाग्रता के साथ अगर उसमें लग जाते हैं, मन के भटकाव को रोक देते हैं, तो वो मार्ग योग का मार्ग। एक और बात अगर आपकी अनुमति हो तो जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी। इसी बात को और सुंदर शब्दों में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। उन्होंने कहा योगा कर्मसु कौशलम। नंदिनी जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आप जो कार्य के पथिक हैं, उस कार्य में कुशलता माने दूसरों से अच्छा आप सर्वोपरि हो, सबसे ज्यादा मेहनत करें, सबसे ज्यादा उपलब्धि को प्राप्त करें, वही तो मार्ग है जी, योग का मार्ग है, वही योग। अब आपने पूछा योग और आसन को एक समझते हैं, तो योग अपने आप में एक कंप्लीट फिलॉसफी है जिसमें हम व्यवहारिक रूप से इस संसार में रहते हुए भी दूसरों से श्रेष्ठता का रास्ता जब तय करते हैं और जिन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उस श्रेष्ठता के रास्ते पर चलते हैं, तो वो मार्ग योग का मार्ग है। और योग के मार्ग को भगवान पतंजलि ने 8 अंगों में विभाजित किया है और इसका तीसरा अंग है आसन। आसन हमारी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए है, जबकि इसका अंतिम अंग है समाधि। जी, और समाधि का बारे में क्या कहते हैं? समाधि समता अवस्था जीवात्म परमात्मा। जब हम इंसान के रूप में इतना अपरिष्कृत कर लें, इतना शुद्ध आत्मा को कर लें कि ये जीवात्मा और परमात्मा में समानता हो जाए, कोई फर्क ना बचे, तो वो स्थिति समाधि की स्थिति है। ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए और वो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो आसन शारीरिक आरोग्यता के लिए, मानसिक आरोग्यता के लिए और बीमारियों से बचाव के साथ दीर्घायु, शतायु
200 वर्ष, 300 वर्ष जीवन जीने का एक सहज, एक सरल लेकिन चमत्कारिक मार्ग है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है। ये प्रकृति के सिद्धांतों पर चल के, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हम दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। तो योग और आसन को हमने समझा, इसके महत्व को जाना, और बड़ी बात यह कि इतना प्राचीन होते हुए भी जो हमारी आज की लाइफस्टाइल है, जो हमारी आज की ज़रूरत है, और जिस तरीके का हमारी जो शरीर है, जो कमजोरियां आ चुकी हैं, लाइक इम्यूनिटी बहुत कम हो गया है और कंसंट्रेशन की कमी रहती है, ध्यान नहीं हम कर पाते हैं, एकाग्रता नहीं होती है, इन सब पर भी कारगर होती है। लेकिन बहुत सारी परेशानियों को ये दूर करती है, बहुत सारी बीमारियों को भी ये दूर करती है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ बीमार होने के बाद ही हमें योग की ओर जाना चाहिए, या कुछ ऐसा तरीका है कि हम बीमार पड़े ही ना? नंदिनी जी, एक बार फिर से आपको धन्यवाद। ज्यादातर लोग बीमार होने के बाद योग की शरण में आते हैं जी। और उनमें भी नंदिनी जी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो इस सामाजिक व्यवस्था में, इस अप्राकृतिक दिनचर्या में कंठ तक डूब के जंक फूड, फास्ट फूड, रात्रि में जगना, दिन में सोना, सब अप्राकृतिक मार्ग पर चलते हुए शरीर को रुग्ण कर लेते हैं, रोगी कर लेते हैं, और फिर औषधियों से उसको ठीक करने का रास्ता चुनते हैं। और जब निराश और हताश हो जाते हैं एक बीमारी के साथ, एक बीमारी की दवा नंदिनी जी खाते खाते, मान लीजिए डायबिटीज है, डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, किडनी पे असर पड़ा, किडनी खराब हुआ, फिर हार्ट पे असर जी, पड़ा, यही होता है और जी। फिर गुर्द, और फिर बीमारी के जब मकर जाल में फंस जाते हैं तब उन्हें योग का ध्यान आता है, योग की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि सारे दरवाजे बंद हो जाने के बाद। जी जी। लेकिन आपने जो बात पूछी है उसके दो जवाब हैं। अगर आप आरोग्य रहते हुए, आप स्वस्थ रहते हुए अगर 5 से 10 मिनट यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नियमित रूप से करते रहेंगे तो जल्दी अस्वस्थ नहीं होंगे। दूसरा बात, अगर आप अस्वस्थ हो गए, रोगों के मकर जाल में फंस गए हैं, डॉक्टरों की चक्करघन्नी बन गए हैं, दवाइयों की चक्करघन्नी बन गए हैं, आधा आधा प्लेट, एक एक कटोरी में दवाइयां फांक रहे हैं, आप प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हैं, आप आरोग्यपूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं, आप दवाई के सहारे चल रहे हैं, उन गोलियों के सहारे आपका जीवन की नैया घिसट रही। इस स्थिति में भी यौगिक आसन, यौगिक क्रियाएं, यौगिक प्राणायाम और ध्यान की स्थिति आपको रोग मुक्त करके आपको दीर्घायु के रास्ते पर ले जा सकती है, जीवन के आनंद के रास्ते पर ले जा सकती है। और ये वो रास्ता है कि जिसमें इस संसार में रह के भी आप खुशियां पूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे और पारलौकिक जीवन में ये आत्मा उस परमात्मा के साथ विलीन होने का भी मार्ग, योग का मार्ग। जी बिल्कुल, यानी कि गंभीर से गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद भी अगर हम योग की शरण में जाते हैं तो हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलना वहीं से शुरू हो जाता है। नहीं, तब भी लाभ मिलना, तब भी मिलना शुरू हो जाता है। जी, यानी कि स्वस्थ होने पर तो अगर करेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं, लेकिन कितनी गंभीर स्थिति में जाने के बाद भी लाभ मिल सकता है, तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि ये कितना प्रभावी है। देखिए, योग आज, इसमें कोई शक नहीं है कि घर घर तक पहुंच चुका है। कुछ तमाम साधारण सी क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं वो लोग घर में करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, हम सभी इनसे परिचित हैं और सभी करते हैं। घर में सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं और जो भी जानते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक योग को करते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक परिवार में एक ही उम्र के लोग नहीं होते हैं, बच्चे भी होते हैं उसी घर में, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। क्या हर उम्र के लोगों के लिए एक ही आसन, एक ही क्रिया फायदेमंद है, या यहाँ पर भी कुछ सोचने की जरूरत है? नंदिनी जी, एक परिवार में अलग अलग उम्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग यौगिक आसन, उनकी
शारीरिक स्थिति, उनकी बीमारियां, उनकी दिनचर्या, उनके आधार पर योग का आचार निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ एक बात हम स्पष्ट कह दें कि योग का आचार क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। नंदिनी जी, उसने 5.5 साल का किसी विश्वविद्यालय का डॉक्टर डिग्री का कोर्स किया हो। ज्यादातर लोग 3 महीने का कहीं सत्र कर लिया, 1 वर्ष का कोई सत्र कर लिया और 10-20 आसन जान के समाज में घूमने लगते हैं। पीजी डिप्लोमा है, ये ईजी डिप्लोमा है, फलाना। मैं कहता हूँ ये योग के प्रचारक तो हैं, इंस्ट्रक्टर तो हैं, योगाचार्य नहीं है। तो डिप्लोमा वालों से बच के रहना है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ ये इंस्ट्रक्टर है। योग का आचार्य, योग गुरु आपको रिकमेंड करेगा कि आपको इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। फिर योग के इंस्ट्रक्टर की मदद से आप उनको सीख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जैसे कंपाउंडर है जी, और डॉक्टर है, डॉक्टर रिकमेंड करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा ये दवा। कंपाउंडर अगर डिस्पेंसिंग यूनिट है तो वहां से निकाल के दवा देगा, समझाएगा जी, वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही इंस्ट्रक्टर और थेरेपिस्ट में फर्क। यानी कि काबिल सभी हैं लेकिन सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं। जी जी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर हैं, आमतौर से 1 वर्ष 2 वर्ष का कोर्स करने वाले जो लोग होते हैं ये इंस्ट्रक्टर की श्रेणी में ही आते हैं। तो इन्हें चिकित्सा का, शरीर की क्रिया विज्ञान का, एनाटॉमी का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये फिर अपने वही 15-20 आसन सभी को कराते रहते, किसी को फायदा हुआ किसी को नहीं हुआ, चलता रहता है, इनकी दुकान चलती रहती। लेकिन आपने गंभीर प्रश्न पूछा है और गंभीर प्रश्न का एक संतुलित और गंभीर जवाब होना चाहिए। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आसन होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं नंदिनी जी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनकी डेवलपमेंट की एज है, इनकी लंबाई बढ़ती है, इनका इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप देखिए 5 साल का बच्चा जब 6वीं साल का होता है तो उसकी 2 इंच हाइट बढ़ जाती है। बिल्कुल। उसके ऐसे ही अंदर के अंग भी बढ़ते हैं। तो बच्चे के लिए कौन से आसन चाहिए जो इंटरनल डेवलपमेंट में मदद करें। उस बच्चे के जो हार्ट, लंग्स, किडनी, जो अंदर के अंगों का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण को इतना सशक्त बनाए, इतना मजबूत बनाए कि ये बच्चा जल्दी अस्वस्थ ना हो, इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चे के इंटरनल डेवलपमेंट में मदद करने वाले यौगिक आसनों का अभ्यास दादाजी करते हैं जी। अब दादाजी का नंदिनी जी कौन सा इंटरनल डेवलपमेंट होना है, तो उनकी मांसपेशियों की तो एक्सरसाइज हो जाती है उस यौगिक आसन के अभ्यास से। अब यौगिक आसन का जब अभ्यास किया, आसन शरीर के अंदर ढूंढता है कि हार्ट कहाँ बन रहा है, उसको मजबूत बनाए, तो वो तो वहाँ देखता है कि ये तो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी है, अब तो जर्जर हो रही है, यानी उसका कोई रोल नहीं वहाँ पर। हाँ, उसका रोल नहीं है, तो वो व्यर्थ हो जाता। इसलिए हमें आसनों का चयन एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए और फिर योग्य इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन में उनका अभ्यास सीख लेना चाहिए। जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अलग अलग उम्र के लोगों के लिए या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग परेशानियों के लिए आसन अलग अलग होते हैं। अब अगर बात की जाए उम्र के को ध्यान में रखते हुए होने वाली परेशानियों की और उनके आसन की, तो शुरुआत में चाहूंगी कि बच्चों से कर दी जाए। तो बच्चों तो वैसे तो बड़े अभी तो नए नए हैं, क्या बीमारियां उनमें, लेकिन परेशानियां उनकी भी होती हैं। बहुत तरीके की परेशानियां हो गई, गुस्सा बहुत करते हैं आजकल के बच्चे, पढ़ाई करनी होती है लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तमाम तरीके की परेशानियां, याददाश्त की कमी हो गई, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। क्या कुछ बताएंगे इस पर आप? देखिए,
आपने कई चीजें एक साथ पूछते हैं जी। यौगिक आसन एक स्पेसिफिक इशू के लिए, नंदिनी जी एक अलग यौगिक आसन, यानी हर परेशानी के लिए अलग। मान लीजिए गुस्से की बात है, बच्चा गुस्सा बहुत करता है, क्या उसको गुस्सा आसन? करता हाँ, है, जिद्दी है, खाना माँ ने खाना दिया, खाना फेंक रहा है, जी। दाल फेंक रहा है, दूसरे भाई बहनों की पिटाई कर रहा है। और यहाँ पर लोग परेशानी समझने की बजाय डांटते हैं, मामला मुझे लगता है और बढ़ जाता है, पिटाई भी हो जाती है बच्चे की। लेकिन बच्चे की इस समस्या का नंदिनी जी कहीं कोई मेडिसिनल क्योर नहीं है, जी। कोई औषधि नहीं है जो बच्चे को ठीक कर सके। लेकिन इसके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक आसन हैं। एक आसन है जी। भद्रासन, ये दूसरा आसन मैं है चाहूंगी कि दर्शक चरणासन। नोट कर ले, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे बीच में आ गए, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम चेतना गौरी है। जी चेतना, सवाल कीजिए। हाँ तो मैम गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है, जैसे हमारा वर्किंग डे होता है तो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, तो पूरा दिन हम एनर्जी से तो पावर हो हमारे अंदर, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए आपकी उम्र कितनी है? मेरा सलाह है कि आप ऑफिस जाते हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक प्रतिदिन पद चालन होता है, सामान्य चाल होती है, लेकिन एड़ियां उठा देते हैं, केवल पैर के अंगूठे और उंगलियों के बल घुटने को सीधा रखते हुए चलते हैं, और 1 मिनट ऐसे और 1 मिनट पैर के अंगूठे और उंगलियों को उठा के एड़ी के बल चलते हैं। इसको बोलते हैं पद चालन। जी। पद चालन 1 मिनट तक, 1 मिनट एड़ी के बल, 1 मिनट पंजे के बल, जी। और 1 से 2 मिनट इसकी प्रैक्टिस अश्वचालन करनी है। जी जी। आसन का अभ्यास आपको नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई फ्रेशनेस देगा। और यहाँ पर एक अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि क्या कुछ आसनों की महत्वपूर्ण कितने होते हैं आसन, क्या कुछ भूमिका होती है इनकी, और अलग अलग उम्र पे अलग अलग परेशानियों के मुताबिक आसन होते हैं। आप बताने वाले थे बच्चे के गुस्से के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें, और ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे 2 आसन आप बताने वाले, तैयार हो जाइए नोट करने के लिए, क्योंकि ये आसन बहुत ही लाभकारी है। Lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. क्या माँ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, ना कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैक श्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। तो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में है एक साथ, वहाँ आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप। हमारे DTH और केबल ऑपरेटर्स और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से सलाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में आज हमने समझा योग और आसन के महत्व को, किस तरह से एक दूसरे से अलग तो नहीं है, लेकिन हाँ, योग का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि तीसरा अंग है आसन। लेकिन साथ में ये भी हमने जाना कि हर एक के लिए एक ही उम्र के आसन सही नहीं होते हैं, दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है जो हम उम्मीद कर रहे हैं लाभ वो हमें ना मिले। तो पहुंचते पहुंचते डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए अगर गुस्सा आए तो उनके लिए कौन से आसन है? 2 आसन की बात आपने कही। बच्चों का चिड़चिड़ापन, जी, गुस्सा होना, एग्रेसिव हो जाना, मारपीट करना, नंदिनी जी इन समस्याओं के निदान के लिए बहुत सरल, इतने सरल आसन हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का भी बच्चा सहजता से इन आसनों का अभ्यास कर सकता है। पहला आसन है भद्रासन। नाम से ही है भद्रासन। जी, भद्र माने सज्जन। जी, ये
बच्चों को कोमलता की तरफ, उनके कर्कश स्वभाव को, बहुत से बच्चे गाली बकने लगते हैं, अपशब्द बकने लगते हैं, उनके विवेक को जागृत करने के लिए भद्रासन बहुत सरल आसन है, बैठ के किया जाता है, आसानी से कर लेते हैं। दूसरा आसन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका नाम है चरणासन। चरणासन शालीनता लाने के साथ साथ आँखों की दृष्टि बढ़ाता है, बाल झड़ने को रोकता है। ये आसन बच्चों के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स को ठीक करने, अगर किसी बच्चे के अंदर है तो ठीक कर देता है, और आंतरिक शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन्हें व्यवस्थित करने का भी काम करता है। तो जो शालीनता व्यक्तित्व में यानी कि बच्चों के आ जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं अलग से आपसे कर रही हूँ। बच्चों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आसन जो बड़े हो चुके हैं, युवा हैं, अगर उनको जरूरत हो शालीनता की, क्या उन पर असर नहीं करेंगे? पूरा असर करेगा, क्योंकि चलिए ये अच्छा है। जी जी, एक मानसिक सब्जेक्ट है और मन को नियंत्रित करने के लिए, मन मस्तिष्क को सशक्त बनाने के लिए ये किसी भी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। लेकिन परेशानी क्योंकि आमतौर पर बच्चों में होती है और बच्चे समझ नहीं पाते उनको क्या दिक्कत है, तो ये आसन बेहद उपयोगी। अगली अगर बात की जाए तो बच्चे होते हैं खेल में एक्सपर्ट, यानी कि पूरा दिमाग उनका खेलने में रहता है, और ऐसे में उन्हें भूख और प्यास का भी होश नहीं रहता है। कह सकते हैं कि उनसे अगर पूछा जाए खाना खाना है तो सीधे मना कर देते हैं। तो ये क्या है? ये भूख की कमी है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं? इसके लिए भी क्या कोई योग है? ये हमारी माओ को मुझे लगता है डेफिनेटली पसंद आएगा। नंदिनी जी, दो तरीके की स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है कि बच्चे को आप कुछ भी दीजिए, आप जंक फूड दिखाइए, उसको चिप्स पूछिए, उसको केक पूछिए, उसको बिस्किट पूछिए, उसको रबड़ी पूछिए, उसको रसगुल्ला पूछिए, उसको समोसा पूछिए, उसको पराठा, नहीं माने नहीं खाए, खाना ही नहीं है जी। ये भूख की कमी। दूसरा वर्ग क्या होता है, बच्चे का रोटी नहीं खाए, चबाने में उसको टाइम लगता है, उसकी जो टेस्ट वर्ड हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। चिप्स का पूरा पैकेट खा लेगा, दाल मोट खा लेगा 100 ग्राम, माँ सोचती है चलो कुछ नहीं खाता है, चिप्स ही खा ले बच्चा। यही माँ गलती करती है कि जहाँ उसने चिप्स, जंक फूड, फास्ट फूड को अलाउ किया, बच्चे के इंटरनल पार्ट्स पर बुरा असर शुरू हुआ, विशेषकर लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन और पूरे मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर शुरू होता है। ये बच्चे भावी जीवन में अक्सर पेट की बीमारियों का शिकार रहते हैं, लीवर के डिसऑर्डर्स हमेशा इनके पीछे रहते हैं। ये बच्चे खाना नहीं खाएंगे जी, ये सब खा लेंगे भरपेट, और माँ सोचती है ये खाना नहीं खा रहा था तो खा लिया। 1-2 दिन ये बच्चे ऐसे भी तंग करते हैं, पूरे दिन अगर आपने जंक फूड नहीं दिया तो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन माँ अगर सख्त हो जाए, एक दिन अपना दिल कड़ा कर ले, माँ का दिल तो बहुत ही कोमल होता है, बस कड़ा कर ले कि आज इनको नेचुरल भूख लगेगी तो ये अपने आप खाए, तो धीरे 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 बच्चा जो उसकी आदतें बिगड़ गई थी उनमें सुधार होगा, और बच्चा फिर से सामान्य जो घर का आहार है, खाना है, खाना खाने लगेगा। इसमें कुछ माँ बाप वो भी करते हैं, सैटरडे संडे बोले साहब होटल खाएंगे, तो बच्चे उनकी जीभ फिर चटोरी हो जाती। सैटरडे संडे आते ही फिर उन्हें रोटी नहीं खानी है वो फिर वेडनेसडे को, ट्यूसडे को भी चाहते हैं वही चीज मिले। और माँ बाप क्या हैं, माँ बाप पैसे की मद में, मद माने नशा जी, पैसे के नशे में इतना गुरूर होता है उनको, इतना अहंकार होता है कि संडे को बाजार से नाश्ता भी आएगा, लंच भी आएगा, डिनर भी आएगा, और बोले आज संडे माने सब कुछ कचड़ा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आरोग्यतापूर्ण जीवन के लिए अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इस स्थिति में जहां बच्चे खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, उस स्थिति में बच्चे को
एक आसन होता है कोणासन। कोणासन का अगर अभ्यास कराएंगे तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसका लीवर मजबूत होगा, खुल के भूख लगेगी। कोणासन 1 मिनट तक सुबह और 1 मिनट तक शाम को करना है। लेकिन जो नंदिनी जी चटोरे बच्चे हैं जी, जिनको भूख तो लगती है लेकिन रोटी नहीं खानी होती, रोटी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे जी, खाएंगे जंक फूड, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर आसन है ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। इस आसन की ये विशेषता है कि ये लीवर, ये हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको प्रमोट करता है, उनको पावरफुल बना के डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन को बढ़ा देगा, जिससे बच्चे को भूख लगती है और जब आप जंक फूड नहीं देंगे तो वो नॉर्मल खाना खाएगा और खूब अच्छी तरह वो खाना हजम होगा, बच्चे की सेहत अच्छी होगी। तो एक ही आसन है, इसको प्री लंच प्री डिनर करा दें, लंच के 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे पहले करा दें और 1 मिनट कराना है ऊर्ध्व हस्तोत्तान। अच्छा, जितने आसन नंदिनी जी हम बता रहे हैं बच्चों को, माँ बाप ये ना सोचे कि बहुत कठिन होंगे, कि टांग को गर्दन पे रखना पड़ेगा या मुद्राएं नहीं लेनी है यहाँ पे, सर के बल चलना, ऐसा नहीं, बहुत सरल बहुत सहज आसन है, बच्चे आसानी से कर सकते हैं और 2 मिनट लगेगा उनको सीखने। जी, तो देखिए गुस्से पर भी कंट्रोल किया जा सकता है आसन के जरिए, और भूख अगर नहीं लग रही है तो इस पर भी, या फिर ज़्यादा लग रही है, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो जुबान का टेस्ट है जो ज़्यादा चढ़ जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे आसन हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कमियां और भी बच्चों में आ जाती है, जो उनकी ज़रूरत होती है याददाश्त की कमी होना, पढ़ने बैठते हैं लेकिन याद कुछ नहीं होता है, इसके लिए क्या बताएंगे? ये भी एक बड़ी समस्या है। ये बेसिक समस्या आती है 10 साल के बच्चों से फिर 18 साल तक। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो सब भूल गए। उनकी मेमोरी इतनी कमजोर होती है और बच्चा ज़्यादा मेहनत करता रहता है, माँ लगी रहती है, घर में ट्यूटर लगा रहता है, प्रयास करता है, लेकिन बच्चा अपनी नॉलेज को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इस स्थिति से बचाव के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए और याददाश्त को इस हार्ड डिस्क में फीड करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक आसन है। इस आसन का नाम है नंदिनी जी राजशक्ति आसन। मेरी बात को मैं थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा। जी जरूर। राजशक्ति आसन शारीरिक दृढ़ता देता है, शारीरिक मजबूती देता है। ये उस स्थिति में कि बच्चा आधा घंटे बैठा, बोले हमारी कमर दर्द करने लगी, अब हम सो जाएं, अब हम लेट के पढ़ेंगे, अब हम बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ा टहल लें, नौटंकी करते हैं जी। लेकिन सही बात ये होती है कि कुछ बच्चे, समाज में तो माँ तो कहती तुम नौटंकी कर रहे, सब लोग कहते, लेकिन कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है और हमारे योगियों ने ये पूरी समस्या को अपने दिव्य चक्षुओं से देख के इसके लिए एक बहुत सुंदर आसन बताया, राजशक्ति आसन। ये आसन नंदिनी जी शारीरिक दृढ़ता देता है, मानसिक दृढ़ता देता है और सबसे बड़ी बात है ये नेतृत्व की क्षमता पैदा करता है। ये आसन बहुत सुंदर आसन है याददाश्त को बढ़ाने के लिए। लेकिन इस आसन में एक सजगता की जरूरत है बताएं? कि इस आसन का अभ्यास करने के बाद अगर आप घूंट घूंट करके 1 गिलास दूध या 1 गिलास फ्रेश फ्रूट जूस, ये डिब्बे वाले फ्रेश जूस नहीं होते हैं, चाहे वो 0% हो चाहे वो हो, किसी न किसी रूप में इनमें प्रिजर्वेटिव्स और ये सब कुछ न कुछ खुराफात है। क्योंकि आप जूस निकाल के रख दो, आप दूसरे दिन उसको पी पाएंगे नंदिनी? बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश जूस ही एक सही सेफ चॉइस होगी हमारे लिए। जी बिल्कुल। जूस अगर पिला देते, क्योंकि उस समय जब ये आसन राजशक्ति आसन कर लेता है तो एक एक पूर ऊर्जा में हो जाते हैं।
तो ये जहां पिया तो वो शरीर के अंदर लगता है। जो तत्व मस्तिष्क के लिए आवश्यक हैं उन तथ्यों को मस्तिष्क की तरफ ले जाता है। एक बात यहाँ और कह दूं जी। एक समस्या और होती है जी बिल्कुल। बच्चे भड़बड़ा जाते हैं, जैसे बड़े भड़बड़ा जाते हैं वैसे ही बच्चे कि अरे इतना पढ़ना है कैसे पढ़ पाएंगे, देखते ही डर जाते हैं। हाँ, ये कोर्स बहुत है, इसके लिए क्या? ये डिमोरलाइज जी जी। इनके लिए एक बहुत सरल आसन है सुप्त नौकासन। ये सुप्त जो नौकासन होता है नंदिनी जी, ये थोड़ा सा कठिन आसन है, लेकिन ये क्या करता है हमारे मन मस्तिष्क की जो सुप्त सेल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल दूं, लोग कहते हैं इतने जीबी का आपका स्टोरेज क्षमता है और हम उस जीबी में से मान लीजिए 100 जीबी का स्टोरेज है और हम 40 इस्तेमाल कर रहे हैं, 60 ऐसे ही, और 40 में जूझ रहे हैं। ये उस रिमेनिंग जो हमारे पास है, जो पावर है जिसका हम यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल उसको यूज करने की क्षमता को पैदा करता है। तो ये उस वातावरण से हमें बचा के लाता है जिस स्थिति में हम विचलित हो जाते हैं, डरने लगते। जी डॉक्टर साहब, समय की बहुत कमी है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगी कि एक सवाल बच्चों से संबंधित चलते चलते अगर एक लाइन में आप जवाब देना चाहें कि अगर बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है तो उसके लिए भी कोई आसन, क्योंकि फिर समस्याएं जो पूरा पैकेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नंदिनी जी बहुत सुंदर आपने बात पूछी। बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं बड़ा डरपोक, घर में तो शेर हैं, दूसरी जगह जाके बिल्ली बन जाते, तो इनके लिए कोई आसन? डरपोक जी, ऐसे बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए सिंहासन। सिंहासन शेर के समान आत्मविश्वास और शारीरिक बल प्रदान करने वाला आसन है। नंदिनी जी, सिंहासन का अभ्यास करने से टॉन्सिलाइटिस की समस्या और एलर्जिक साइनोसाइटिस की समस्या भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों आपने इन सभी आसनों को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, अब आप उसे यूज भी करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, देखिए गाड़ी चल पड़ी थी आसनों को समझते हुए क्या कुछ है, लेकिन बच्चों से शुरुआत हुई, आगे भी बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आज के एपिसोड में इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी जानकारियां देने के लिए। तो उठाइए इन जानकारियों का लाभ और अगले शनिवार तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort,